ऑफिशियल सीरीज फॉर CTET, UPTET एंड अदर टीचिंग एग्जाम से संबंधित इन्वायरमेंट स्टडीज़ जो MCQ टाइप के होंगे, जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें सभी के ऑप्शन होंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताया जाएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। सबसे पहला ऑप्शन है सीन की खाई, मैरियाना ट्रेंच, या अरब की खाई, या सिल्म की खाई। आंसर में यहाँ पे शो कर रहा है जैसे मैरियाना की खाई है, जो सबसे गहरी खाई होती है, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है यहाँ पे कि मैरियाना की खाई। मैरियाना की खाई कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे पर महासागरीय गर्त की लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है। इसमें मैरियाना की खाई विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई स्थित है। इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट, और तीसरा ऑप्शन अरब की खाई कोई चांस ही नहीं बनता है, और सिल्म जो है ये भी रॉन्ग है। इस तरह से हमारा सेकंड आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो हमारा सेकंड आंसर इज राइट। अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम बताइए। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है हमारा? यहाँ पे पहला आप यहाँ पे देखते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पहला तो आर्कटिक रॉन्ग है, अटलांटिक ये भी रॉन्ग है, हिंद महासागर भी ये रॉन्ग है। प्रशांत महासागर इज द करेक्ट आंसर। प्रशांत महासागर में ही अभी हमने पीछे पढ़ा कि मैरियाना ट्रेंच है या मैरियाना खाई है, जो सबसे विश्व की सबसे गहरी खाई है। उसी में वही सबसे बड़ा समुद्र भी है, महासागर जिसको कहते हैं वो भी है। इस टाइप से प्रशांत महासागर इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया आप सामने स्क्रीन पे, जिसमें हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। इसमें रासायनिक उर्वरक सबसे पहले देखिए रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं। रासायनिक उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं। जैसे हमारा जो हुआ रासायनिक उर्वरक में हमारा आप है यूरिया है। सबसे पहले लैब में यूरिया ही बनाया गया था। इसके बाद दूसरा नंबर जो है पोटास, ये भी कहीं न कहीं रासायनिक उर्वरक है। फास्फेट ये भी रासायनिक उर्वरक है। लेकिन कंपोस्ट जो है, ये कंपोस्ट है, ये जीव जंतुओं या पत्तियों के सड़े गले अवशेषों से बनाए जाते हैं, या काऊ डंक के काऊ गाय की गोबर हुआ, या इस टाइप से सड़े गले पेड़ पत्तियाँ हुई, इस तरह से इन सब के माध्यम से बनाया जाता है। इसलिए ये क्या है, रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कंपोस्ट है, ये जैविक उर्वरक का उदाहरण है। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब चौथा क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे आ गया है। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र पर है तो ये भारत के
सबसे पहले इसमें देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का भारत में नहीं, एक से पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ के आसपास क्षेत्रों में होता है ये, क्योंकि लावा से बना हुआ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी ये नदियों के द्वारा बनता है। या लाल मिट्टी, इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। और डी जो ऑप्शन है बलुई मिट्टी, ये इसमें जो होता है ये मोटी मिट्टी इसको कहते हैं। इनमें जल धारण की क्षमता बहुत ही कम होता है, इसलिए हमारा जो हुआ लाल मिट्टी भी गलत है और जलोढ़ मिट्टी इज करेक्ट आंसर। ये क्या होता है, नदियों के किनारे जितने भी मैदान हैं सब जलोढ़ मिट्टी के माध्यम से ही बने हुए हैं, इसलिए जलोढ़ मिट्टी इज राइट आंसर। यहाँ पे बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि जलोढ़ मिट्टी को भी एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। एलुवियल सॉइल क्या होता है, ये भारत के भूभाग के लगभग 40 से 50% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का जो है क्षेत्र है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी हमारी इंडिया में या भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल क्या होता है, बायोडीजल जो होता है एक टाइप का ईंधन होता है। ईंधन क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या, कपास जो है ये एक टाइप का कॉटन का प्लांट होता है, जिसके माध्यम से हम कॉटन के जो होते हैं कपड़े होते हैं उन सबको बनाते हैं ये कपास के माध्यम से। गन्ना जो होता है ये चीनी का सबसे बड़ा सोर्स होता है। चीनी हुआ, गुड़ हुआ, ये सबका गन्ना सबसे बड़ा सोर्स होता है। जेट्रोफा इज अ करेक्ट आंसर। जेट्रोफा जो होता है इसके माध्यम से ही बायोडीजल बनाया जाता है। आलू जो होगा ये भी रांग हुआ। आलू एक टाइप का तना है, ये सब्जी बनाने के काम आता है। इस टाइप से जेट्रोफा इज अ करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी जो होती है इसी को हम रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं या लावा मिट्टी भी कहते हैं, या उत्तर प्रदेश में इसको करेल मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी और इसमें देखिए जैसे हम ऑप्शन में ही पता चल गया और हमने भी बताया कि रेंगुर जो होता है यहाँ पे रेंगुर होगा, रेगर नहीं होगा। तो खादर जो हुआ ये रांग हुआ, या बांगर जो हुआ ये भी रांग हुआ। रेंगुर जो हुआ इज द करेक्ट आंसर। कछारी मिट्टी का कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए काली मिट्टी जो होता है इसी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या लावा के नाम से, लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, या उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से भी जाना जाता है, करेल मिट्टी। ठीक, इस टाइप से करेल मिट्टी या लावा मिट्टी या रेंगुर मिट्टी सब एक ही नाम है, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है लावा के माध्यम से ही होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत क्या है, यहाँ पे देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत में देखिए यूराल हुआ, प्लेसियन हुआ, या किलिमंजारो हुआ, अरावली। यहाँ पे यूराल ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, अप्लेसियन ये भी नहीं है, यहाँ पे किलिमंजारो है इसका करेक्ट आंसर, और अरावली जो है ये नहीं। इनमें कोई ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी का कोई ऐसा उद्गार या इन फ्यूचर
मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें ज्वालामुखी का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए किलिमंजारो जो है यहाँ पे ये ज्वालामुखी पर्वत है। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सिसिली, या दूसरा ऑप्शन है एंडीज, या तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे हवाई, या चौथा रॉक। सिसिली यहाँ पे जागृत ज्वालामुखी का उद्गम स्थल नहीं है। यहाँ पे हवाई ये भी नहीं है, रॉकीज ये भी नहीं है। एंडीज है करेक्ट आंसर। एंडीज जो हुआ यहाँ पे, एंडीज जो है ये करेक्ट है, क्योंकि यही कोटोपैक्सी जो एक जागृत ज्वालामुखी है एंडीज पर्वतमाला पे ही पाई जाती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसमें हम देखते हैं दोमट मिट्टी, या बलुई मिट्टी, या चिकनी मिट्टी, या बारीक बालू। तो साधारण सी बात है, मृदा में जल की धारण जो क्षमता होगी तभी होगा जब उसके जो कण होंगे मिट्टी के आपस में चिपके होंगे एक दूसरे से, तो तभी होगा। इसमें दोमट मिट्टी में तो होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके कण जो होते हैं मिट्टी के आपस में इतना ज़्यादा सटे नहीं होते हैं, या इस टाइप चिपके नहीं होते हैं। बलुई मिट्टी में तो बहुत दूर दूर होता है। बलुई में कोई कण यहाँ, कोई यहाँ बीच में होता है, स्पेस होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जल तो आएगा, लेकिन यहीं के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन या सूर्य की जो लाइट पड़ेगी वहाँ से निकल जाते हैं बहुत आसानी से। चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं बहुत ही पास में चिपके होते हैं। इस तरह से इनके बीच स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है। तो इससे क्या होता है, इनमें जल धारण की क्षमता जो होती और मिट्टियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए चिकनी मिट्टी इज़ अ करेक्ट आंसर। और बारीक मिट्टी या बारीक बालू नाम से ही पता चला, बालू में कोई धारण क्षमता नहीं होती जल की, इसलिए बालू इज रॉन्ग आंसर। या फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट, और थर्ड इज करेक्ट। सी इज राइट आंसर। यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार जो होता है 0.002 माइक्रोन से भी कम होता है, इसलिए भूरे रंग की होती है। ये मिट्टी जो होती है भूरे रंग की होती है, जो प्राय नदियों के किनारे देखने को मिलती है। टाइप चिकनी मिट्टी जो होती है नदियों के किनारे पाई जाती है। एक टाइप की जलोढ़ मिट्टी भी होती है चिकनी मिट्टी जो, इसलिए इसमें जल धारण की क्षमता जो होती है बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। बागवानी के लिए जैसे हम जब बाग वगैरह या छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं, फूल या गमले में सब टाइप लगाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। यूरिया नहीं होता। यूरिया जो होता है ये छोटे प्लांट के लिए नहीं, एक खेती करने के लिए जो बड़े भूभाग में खेती किया जाता है वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया का उपयोग किया जाता है। सोडियम फास्फेट ये भी नहीं होता है बागवानी के लिए। DAP ये भी नहीं होता है। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट इज अ करेक्ट आंसर। वर्मी कंपोस्ट जो
होता है ये पेड़ पौधे और जंतुओं के सड़े गले अवशेषों से बनाया जाता है। इसका मेन सोर्स जो होता है केचुआ होता है। केचुआ जो होता है उसी के द्वारा ही वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन को, अपने डाउट को शेयर कीजिएगा, जिससे हम अगली क्लास में आपके डाउट को लेकर और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकें। ठीक गाइस, वर्मी कंपोस्ट देखिए, वर्मी कंपोस्ट वर्मी फॉर्म में केचुए द्वारा तैयार किया जाता है। इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी सीरीज के साथ मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब